गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग सर। स्वागत है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। पढ़ लिया आप लोग? यस। काफ़ी समय भी मिल रहा था, ठीक ना, पढ़ने का। तबीयत खराब हो गया है, ठीक है, जिसके कारण क्लास बहुत अल्टरनेट में ले पा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। टेक्नीशियन का एग्ज़ाम का डेट भी सबका दे दिया है। 20 से स्टार्ट है ना सर, ग्रेड 3 का 20 से स्टार्ट है, और 20 से फिर छोड़ के 23-24, उसके बाद उधर 25 छोड़ के 26, 27, 28, 29 को है। तो सब कोई अपना एग्ज़ाम सिटी और डेट देख लें, जो जो नहीं देखे हैं, ताकि अपना सही समय पर टिकट सब बुकिंग कर सकते हैं। यस। तो चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है 14वां पार्ट का प्रकाश, लाइट, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 रहेगा ही, कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप। तो स्टार्ट करें। यस सर। चलिए। न्यूटन के अनुसार प्रकाश किससे मिलकर बना है? कणों से मिलकर बना है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश किससे मिलकर बना है? कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहा जाता है? कणिका कहा जाता है, जिसे कणिका कहा जाता है। 1905 में किसने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की? इसके लिए पूरा क्वेश्चन पूरा होने दीजिए, ठीक है। 1905 में किसने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की? इसके लिए 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आइंस्टीन किसने? आइंस्टीन ने क्या सत्यापित किया कि प्रकाश एक कण है। बोला न्यूटन ने कि प्रकाश एक कण है, लेकिन सिद्ध किसने किया? आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा कण गुण को सिद्ध किया गया, ठीक है, ये देख लिया हम लोग। तो बताइएगा, प्रकाश एक तरंग है, किसके अनुसार बोला गया था? तो हाइजन, वेरी गुड। हाइजन के अनुसार बोला गया कि प्रकाश एक तरंग है। न्यूटन ने बोला प्रकाश एक कण है, जिसको सत्यापित कर दिया आइंस्टीन ने। क्या कर दिया कि प्रकाश एक कण है, लेकिन तब तक एक आ गया हाइजन बोलता ना, प्रकाश एक कण है, प्रकाश एक तरंग है। तो ये दोनों में भी विवाद हुआ। तो इसको सत्यापित किसने किया? यंग ने। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन गया, ठीक ने। कहा किसने, सत्यापित किया किसने? सबसे पहले कण कहा किसने? न्यूटन। सत्यापित किसने किया? आइंस्टीन। तरंग किसने कहा? तो हाइजन ने। सत्यापित किसने किया? यंग ने। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में। किसके लिए मिला था? तो वही प्रकाश विद्युत प्रभाव की। और उसी के व्याख्या के अनुसार वो क्या किया था? अपना कण को प्रकाश एक कण है, उसको परिभाषित किया था। किसने? आइंस्टीन ने। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, सर्वप्रथम प्रकाश का वेग किसने पता किया था? किसने किया था? रोमर ने, ठीक है। सर्वप्रथम प्रकाश का वेग किसने सिद्ध किया था या खोज किया था? तो रोमर ने। सर्वप्रथम निर्वात में प्रकाश का वेग किसने पता लगाया था? कब? 1676। यहाँ से 1674 भी कंफ्यूजन वाला चीज आया होगा। 1674 क्या है, बता सकते हैं? 1674 से कोई बता सकते हैं? 1674 में लुएन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। वही 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। 1665 में 9 साल जोड़ेंगे, 1674 में आ गए। 1674 में लुएन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था, और मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और 1676 में रोमर ने क्या खोज किया? प्रकाश का वेग। तो बताइएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बहुत अच्छा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या पूछेगा? हो सकता है पूछ दे। हम लेकिन हम क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, बताइए। जल में प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो 3 चीज हम लोग देखनी। हो सकता है वहां निर्वात में ना पूछे, जल में दे दे, कांच में दे दे, ठीक है। हवा अगर पूछेगा तो हवा में भी यही रहेगा, ठीक है, 3 × लेकिन अगर प्रतिशत में बोले तो 0.003% कम गति हो जाता है। किसमें? हवा में। निर्वात की अपेक्षा हवा में जो प्रकाश का वेग है 0.003% कम हो जाता है।
और जल में 25% और कांच में 35%। जल में 25% और कांच में 35% कम हो जाता है वेग उसका। कम हो रहा है ना, वहां है 3 × 10⁻, यहाँ हो गया 2.25 और फिर हो गया क्या दूसरा 2। चलिए नेक्स्ट देखें। यस। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसी सतह से प्रकाश का टकराकर वापस मुड़ जाना। हाँ, किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक चीज छूट गया, वो चीज हम लोग पढ़ते हैं, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का हिंदी क्या होता है? पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी। हिंदी हो गया उसका पारदर्शी, और उसका अर्थ क्या होता है? जिसमें आर पार दिख जाए, तो आर पार दिखने वाला जैसे चश्मा। हाँ, चश्मा हो जाएगा, ठीक है, मतलब शीशा बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा दूसरा, ट्रांसलूसेंट। अर्ध पारदर्शी, ना कि अपारदर्शी, अर्ध पारदर्शी, जिसमें हल्का हल्का दिखेगा उधर कि कोई कुछ छायांकित है, ठीक है ना। जैसे अगर पेज में तेल लगा दीजिएगा ना, तो इधर का कुछ कुछ भाग दिखेगा, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, स्पष्ट रूप से नहीं दिखा, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, अपारदर्शी या पारभासी। हाँ, ट्रांसलूसेंट, अर्धपारदर्शी या पारभासी, ये 3 नाम है किसका? जिसमें कि स्पष्ट रूप से ई पट्टी से वो पट्टी नहीं दिखे। और एक होता है ओपेक, जिसको कहा जाता है अपारदर्शी, जिसमें कि इधर से उधर दिखेगा ही नहीं, जैसे दीवार, है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं परावर्तन के नियम। तो हम लोग क्या देखें कि परावर्तन किसे कहते हैं? जो उसी माध्यम में लौट जाए। अब क्वेश्चन सिर्फ पूछेंगे, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप क्या किसमें कमी आती है? प्रकाश के परावर्तन होता तो किसमें कमी आती है? किसमें कमी आती है? तीव्रता और आयाम में। तीव्रता और आयाम में। हम बोले थे कि आवाज जब हम देते हैं, एक बताए थे तारत्व, तीव्रता और गुणवत्ता। तो तीव्रता किस पर निर्भर करता है? तीव्रता आयाम पर। तो तीव्रता अगर चेंज हो, कम आ रहा है, तो आयाम भी स्वाभाविक है कम आएगा, तो दोनों रटने की जरूरत नहीं है। कोई एक याद है तो वहां से निकाल लीजिएगा आप लोग आंसर। लेकिन तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति नहीं बदलती। कब नहीं बदलती है? जब प्रकाश का परावर्तन होता है। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो 2 ही चीज बदलता है, क्या क्या? आयाम और तीव्रता। उसका गति में कमी हो जाएगा और आयाम में कमी हो जाएगा, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति नहीं बदलेगी। बस यही याद रखना और कुछ नहीं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होगा? एक ही तल पर होगा। कहाँ होगा? एक ही तल पर होगा। और आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के, ठीक है, बराबर होगा। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय गेज पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। हाँ ठीक है, वहां भी सही है आप लोग का, कोई टेंशन नहीं है उसके लिए, ठीक है ना। क्योंकि वो ये से तिरछा करके जाता है ना, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, लेकिन अगर नहीं रहे ऑप्शन में तो वो सबसे बड़ा क्या है? परावर्तन, ठीक है। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन पर। पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण होते हैं? हम गलती कर दिए कि बोल दिए, यहाँ नहीं बोलना था हमको। पेरिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं ये बोलना था। किस दर्पण का? हाँ सर, तो इसमें समतल दर्पण का। पेरिस्कोप में समतल दर्पण का। पेरिस्कोप में समतल दर्पण का। और कितने समतल दर्पण का? तो 2। पेरिस्कोप में समतल दर्पण 45 डिग्री पर होता है। और कितने डिग्री पर वो बनाया जाता है? 45 डिग्री पर। इसीलिए अंदर रहते हैं लेकिन बाहर के सारे वस्तु को देख पाते हैं। कारण वही है कि उसको इस तरह का बैठाया जाता है कि वो 45 डिग्री का कोण बना के फिर वहां से रिफ्लेक्ट करता है और हर एक वस्तु को देखता है वो यहाँ अपने सीधे रूप से। क्योंकि पेरिस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाता है? पनडुब्बी जो नीचे में रहता है गोताखोर, वहां से नीचे से देखने के लिए करता है, ठीक है। तो कितना डिग्री का कोण बना होता है? तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? 3 चीज। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन पर। पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? समतल दर्पण का। कितने समतल दर्पण का? तो 2 समतल दर्पण का। और कितने डिग्री का कोण पर रहता है? 45 डिग्री पर रहता है। वेरी गुड। प्रकाश का किसी चमकीली सतह पर आपतित होना नियमित परावर्तन कहलाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए पढ़ लिए। चांदी का प्रकाश सबसे अच्छा परावर्तक है ना। चांदी
प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, इसीलिए चांदी दर्पणों के क्या पीछे कलाई की जाती है, यह लेप लगाई जाती है, तो जिससे क्या कहा जाता है बता सकते हैं? एल्युमिनियम नाइट्रेट नहीं है। जब चांदी बोल रहे तो एल्युमिनियम कहाँ से आ जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट। गजब, लेकिन आप लोग हैं। ठीक है, क्या होगा सर? सिल्वर नाइट्रेट। देखिए हम ये रिवीजन सेशन चल रहा है और यहाँ हम सिर्फ पूछ रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसका विस्तारित रूप से चाहिए तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो रखा हुआ है, मतलब वहाँ विस्तार पूर्वक बताया गया, वहाँ जाके आप लोग देखने जो नए हैं। लेकिन जो पढ़ चुके हैं वो रिवीजन में सिर्फ अपना आंसर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम अभी क्या लास्ट टाइम है, सॉरी फर्स्ट टाइम कहते हैं, लास्ट टाइम है, तो लास्ट टाइम में रिवीजन ही करना है। चलिए, तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दर्पण के पीछे कलाई करने में सिल्वर नाइट्रेट, जिसका सूत्र होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग हम लोग जानेंगे दर्पण के पीछे। बताइएगा सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। वेरी गुड, कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में। तीनों चीज हो गया, सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, और सिल्वर नाइट्रेट दर्पण के पीछे। हाँ, चलिए, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है ये जानना है। ये सब सीधा बनाता है, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनाता है, ठीक है ना। और काल्पनिक और आभासी। जब काल्पनिक और आभासी बनाएगा तो दिमाग में बैठा लेना है काल्पनिक मतलब उल्टा सीधा। कभी भी हम लोग उल्टा सपना देखते हैं क्या कोई चीज के बारे में? सीधा देखते हैं, मतलब सोचते हैं, क्या सोचते हैं? पॉजिटिव ही ना सोचते हैं, तो सीधा बनाएगा। काल्पनिक कैसा बनाएगा? सीधा। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के कैसा होता है? कैसा होगा? बराबर होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मेरा इतना टिथ उतना तो इतना बड़ा दिखेगा समतल दर्पण में। जो हम लोग शीशा लेते हैं देखने के लिए फेस, वो कौन सा रहता है? समतल दर्पण रहता है, क्योंकि जैसा फेस है वैसा ही वहां दिखना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो पता हम लोग को तो नहीं चलेगा वो सबका, जो सब पोता निपाई करता है ना, वो सब पता चलेगा इतना बड़ा गाल दिख रहा है, इधर पोताया है कि नहीं पोताया है, ठीक है ना। पहाड़ में सर अलग-अलग शीशा लगा है। चलिए नेक्स्ट, समतल दर्पण के प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। वस्तु के आकार के बराबर। समतल दर्पण में दर्पण के वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के कितने होती है? आधी। वो चीज नहीं बोल रहे, यहाँ हम नहीं बोल रहे कि स्पष्ट रूप से देखने की, हम बोल रहे हैं समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? वस्तु की दूरी से और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान दूरी होती है। ठीक है, समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। आगे क्लियर हो जाएगा, बताएंगे अभी। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वही आभासी, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक, आभासी और सीधा। किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए, अब आगे क्वेश्चन, किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए वस्तु की लंबाई की कितनी होनी चाहिए? आधी। क्या लिखा है? किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। जैसे सर हम 5 फीट है, कम से कम 2.5 फीट का रहना चाहिए दर्पण। ठीक है, तभी हमारा पूरा शरीर दिख पाएगा। अगर कोई व्यक्ति v मीटर प्रति सेकंड से दर्पण की ओर दौड़ता हुआ आ रहा तो उसका प्रतिबिंब कैसा? 2 गुना बनेगा, मतलब 2v मीटर प्रति सेकंड वेग से प्रतीत होगा। अगर समतल दर्पण का कोण थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितना डिग्री से घूम जाएगा? कितना थीटा से घूम जाएगा? वो 2 थीटा, सेम वही होगा, 2 गुना वाला कम। ठीक है, अगर कोई समतल दर्पण एक दूसरे के थीटा कोण पर हो तो उनके बीच बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? 2 थीटा कोण सर? नहीं, सुनो, अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे के थीटा कोण पर स्थित हो तो उनके बीच बनने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? 360 बटे थीटा माइनस 1। तो क्या सम या विषम? 1। देखिए, अगर सम के लिए -1, हाँ, सम अगर आ जाए तो -1, विषम आ जाए तो रहने देंगे। अगर 90 डिग्री है मेरा थीटा का मान तो 360 को 90 डिग्री से भाग दीजिए, कितना आएगा?
4 4 आएगा, 4 में 1 घटा दिए तो कितना हो गया? 3। तो प्रतिबिंब की संख्या 3। अगर यही आज रख लिए कितना? 60 रख लिया और 360 है, 60 को भाग देंगे तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 एक सम संख्या है, इसमें 1 घटा देंगे कितना हो गया? 5। तो सम संख्या में 1 घटा के आंसर देना है, विषम संख्या में जो आएगा वही आंसर देना है। दो समतल दर्पण के समांतर रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2 समतल तो अनंत। कितने बनेंगे? अनंत। कितने बनेंगे? अनंत। जिसमें सबसे स्पष्ट रूप से कौन सा दर्पण में दिखेगा? तो दूसरा प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? हेडलाइट में, पेरिस्कोप। ठीक है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ना कि समतल। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। हम लोग जो दर्पण देखते हैं उसमें भी किया जाता है। ठीक है। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। पेरिस्कोप का प्रयोग बंकर के अंदर छुपकर यह समुद्री के अंदर छुपकर युद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है। समुद्र नीला दिखाई देता है क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश सफेद प्रकाश के पानी के अणुओं से गिरता है तो केवल नीला रोशनी परावर्तित होकर बिखरती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है। यहां से क्वेश्चन वैसा नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत लंबा चैप्टर भी है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? सबसे अधिक हो जाएगा बैगनी का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य बैगनी का। गलत, लाल रंग का। ठीक है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का। मतलब जो पाते हैं सो दोहरा भी देते हैं सब। ठीक है ना। इसमें हम लोग याद रखने का एक ट्रिक क्या लिखे थे? वेजानी हैप्पी नाला। तो सब हम बोले भी थे कि ऊपर क्रम में सजाएंगे और सबसे ऊपर में क्या रहेगा? बैंगनी, लाल रहेगा। तो तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक किसका? लाल रंग का। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का। वेग भी सबसे अधिक किसका होगा? लाल रंग का होगा। ठीक है। बाद बाकी सबका कम इधर नीचे जाएगा तो अधिक बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कोई, ये तो ऑब्जेक्टिव है, बता भी दिए। चलिए आते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के? गोली दर्पण 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो बताइएगा अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी। अभिसारी। ठीक है। परावर्तक या अभिसारी। वही उत्तल दर्पण को अपसारी। ठीक है। उत्तल दर्पण को अपसारी, इसका मतलब होता है बिखराव। देखिए अवतल दर्पण का दिमाग लगाना कि ये फोकस करता है। अवतल दर्पण क्या करता है? फोकस। और उत्तल दर्पण क्या करता है? बिखराव। बिखराव मतलब ये छितरा जाता है। जैसे हम लोग ये पीछे वाला, गाड़ी के पीछे वाला शीशा में लगाते हैं ना उत्तल दर्पण, क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो बिखरा हुआ चीज को वहां दिखाए, सबको छोटा करके दिखा दे। और स्वाभाविक है हम लोग देख भी सकते हैं, सारा पीछे वाला जितना भी है सारा देख पाते हैं कि नहीं? तो वो चीज है। तो यहाँ से बस याद रखने का पॉइंट है सब कि जो बिखरेगा वो क्या आएगा? उत्तल दर्पण। जो परावर्तक रहेगा, फोकस करेगा, वो किस में आ जाएगा? अवतल दर्पण। अब एक आता है प्रतिबिंब। क्या होता है? प्रतिबिंब। जहां प्रतिबिंब आए बनाने के लिए कुछ नहीं कीजिएगा, अपना कॉपी में रफ शीट में ऐसे कीजिएगा, यहाँ अनंत दीजिएगा, सेंटर दीजिएगा, फोकस दीजिएगा। ये पोल है। ठीक है। ये हो गया। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं? अवतल दर्पण। ठीक है। अब अनंत पर अगर रखेंगे 1 नंबर तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? फोकस पर। अनंत और यहाँ रखेंगे 2 नंबर तो इसका कहाँ बनेगा? सेंटर और फोकस पर। अगर सेंटर पर 3 नंबर रखें तो कहाँ बना? सेंटर पर। अगर सेंटर और फोकस के बीच रखें 4 नंबर तो क्या बनेगा? सेंटर और अनंत के बीच। अगर फोकस पर रखें 5 नंबर तो कहाँ बनेगा? ये अनंत पर। ठीक है। और देख रहे हैं कि उल्टा बन रहा है ना, वहां देखिएगा ये इधर से रहेगा तो ये इधर से रहेगा। तो ये उल्टा इसलिए बना क्योंकि ये वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक। तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। वस्तु से छोटा, बराबर और बड़ा भी।
लेकिन अगर पोल और यहाँ के बीच रहेगा तो कहाँ बनेगा? सीधा, बड़ा और काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक या आभासी। तो कहने का अवतल दर्पण दोनों बनाता है, काल्पनिक और आभासी। काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनाता है। कौन सा दर्पण? यही सेट में मेरा पूछा गया था कि अवतल दर्पण कौन सा दर्पण वास्तविक और आवधिक दोनों बनाता है? काल्पनिक दोनों बनाता है तो कौन बनाता है? अवतल दर्पण। ठीक है। समतल दर्पण केवल एक क्या बनाता है वो? तो आभासी और काल्पनिक, आभासी और काल्पनिक। क्लियर हो गया? इस तरह का बना लीजिएगा। ये रटना नहीं, आप लोग देखे होंगे पीडीएफ में इतना कुछ कॉलम में लिखा हुआ है, लेकिन सारा यहीं से खेला है। ठीक है, तो बस 3 कॉलम बनाना और सारा ये कहीं भी जाइए, कोई भी एग्जाम देने जाइए, अगर भूल रहे तो इसको लिख लीजिए तुरंत और बना लीजिए, यहाँ से सारा याद आ जाएगा। और उत्तल दर्पण में क्या होगा? जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, चलिए ये समाप्त हो गया। चलते हम लोग 2 चीज बताइएगा आप लोग। अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब है कैसा बनाएगा? वास्तविक बनाएगा, काल्पनिक क्या नहीं? हाँ बताइए। वास्तविक बनाएगा, काल्पनिक भी बनाएगा, सीधा, बड़ा। अगर काल्पनिक बनाया तो सीधा और बड़ा, सीधा और बड़ा। अगर वास्तविक बनाया तो छोटा, बराबर और बड़ा, तीनों बनाएगा। छोटा, बराबर और बड़ा तथा उल्टा। तथा कैसा बनाएगा? उल्टा। वास्तविक और उल्टा अवतल दर्पण। काल्पनिक, सीधा, बड़ा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी आएगा। उत्तल दर्पण क्या करता है? जितना भी प्रतिबिंब सभी काल्पनिक बनाता है। काल्पनिक और सीधा, वो काल्पनिक और सीधा वो चल जाएंगे हम लोग। हाँ, छोटा भी होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? 2 तरह का आवर्धन निकालने देगा, एक लेंस में भी और एक दर्पण में भी। ठीक है, लेंस में भी और एक दर्पण में भी। तो दिमाग में इसको बैठा लीजिए, हर एक एग्जाम में मेरा एएलपी में भी आया हुआ है। आवर्धन निकालने दिया था, तो दर्पण जब पूछेगा तो -v/u, -v/u। और लेंस पूछेगा तो v/u, लेंस पूछेगा तो v/u। अब यहाँ माइनस प्लस का चेंज होता है, वो निर्भर करता है कि अवतल दर्पण दिया तो उसका क्या क्या होता है माइनस और क्या क्या प्लस, तो वो भी क्लियर कर देते हैं। तो देखिएगा u क्या होता है? प्रारंभिक प्रतिबिंब। ठीक है, जिसको क्या कह सकते हैं? प्रारंभिक प्रतिबिंब। या वस्तु की दूरी, यहाँ प्रारंभिक या अंतिम छोड़ दीजिए। ठीक है, वस्तु की दूरी कह सकते हैं और एक प्रतिबिंब की दूरी। तो u बराबर क्या होगा? वस्तु की। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब किससे डिनोटेड किए? तो u से। v से किसको करेंगे? प्रतिबिंब। वस्तु रखे, ये वस्तु रखे और इसका प्रतिबिंब अगर यहाँ बने तो v बराबर प्रतिबिंब, u बराबर वस्तु। ठीक है, और f बराबर फोकस दूरी, f बराबर फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण रहे या उत्तल दर्पण रहे, दोनों में u क्या होगा? माइनस। u क्या होगा? माइनस। तो अवतल दर्पण में v क्या होगा सर? तो वास्तविक बनाएगा तो माइनस, काल्पनिक बनाएगा तो प्लस, क्योंकि अभी हम बताए कि अवतल दर्पण दोनों बनाता है, वास्तविक और काल्पनिक। तो वास्तविक बनाएगा तो कैसा? साइन क्या होगा? माइनस का, और काल्पनिक रहेगा तो प्लस का। और f जो है फोकस दूरी, अवतल दर्पण में माइनस होगा, उत्तल दर्पण में प्लस होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया सब? यहां तक तो समझाने में ही पार कर दिए। चलिए अब क्वेश्चन 1 आया। गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में अवतल दर्पण। सोलर प्लेट में अवतल दर्पण। सर्च लाइट अवतल दर्पण। ठीक है, लेजर लाइट अवतल दर्पण। आंखों और आंख कान डॉक्टर के पास तो अवतल दर्पण। इसको ईएनटी कहते हैं। ईएनटी का मतलब क्या गया? ईयर, नोज और थॉट। हाँ ठीक है, चलिए कभी कभी इसको टंग भी देता है, या फिर ऐसे हम लोग जानते हैं कि आंख कान गला, आंख कान गला। परावर्तक दूरबीन में कौन सा उपयोग होता है दर्पण का? हाँ तो अवतल दर्पण। चलिए अभिसारी दर्पण से किसे जाना जाता है? अभिसारी अवतल दर्पण। अभिसारी अवतल दर्पण। अभिसारी अवतल दर्पण। कॉनकेव अवतल दर्पण। कॉनकेव अवतल दर्पण।
अभिसारी, अवतल दर्पण, क्या उत्तल दर्पण में बताइएगा अपसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी, इंग्लिश में बोले तो कॉन्वेक्स, 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 ठीक है। यस सर। रोड पर लगे परावर्तक लैंप में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में किसका बिखराव के लिए कौन सा दर्पण के लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। टॉर्च में बताइएगा, टॉर्च में हो जाएगा सर आपका अवतल। अवतल दर्पण, क्योंकि वो फोकस कर रहा है, वो बिखराव थोड़ा रहा है, वो फोकस कर रहा है। वही लालटेन में उत्तल दर्पण, लालटेन में उत्तल। बताइएगा आवर्धन एक से कम कौन सा दर्पण का होता है? एक से कम अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का आवर्धन एक से कम होता है। चलिए गोलीय लेंस में आ गए। गोलीय लेंस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के, जिसमें से मैनुअली 2 चीज याद रखना हम लोग को, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। लेकिन 4 प्रकार का कौन कौन होता है? तो अवतल लेंस, समतल और समोत्तल, ठीक है। जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, प्लानो कॉनकेव लेंस और प्लानो कॉन्वेक्स लेंस तथा कॉन्वेक्स लेंस। तो 2 चीज याद रखना है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल। अवतल को कॉनकेव, अवतल को कॉनकेव और उत्तल को कॉन्वेक्स। वहां दिया रहता है सर इंग्लिश में ही, ठीक है। जो फर्स्ट फ्रेशर जाता है ना, वो छटपटाग रह जाता है और क्वेश्चन जानते वक्त भी गलत करके आ जाता है। चलिए इसमें भी वही है। उस समय हम लोग प्रतिबिंब बनाए तो क्या लिए? अनंत लिए, फोकस लिए। इसमें अनंत लेना है, F1 लेना है, ठीक है। और F यहाँ 2 हो जाएगा, F1 2F1 अनंत, ठीक है। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2F2, 2 यहाँ 1 है ना, तो प्रतिबिंब जैसे बनेगा उसका क्या हो जाएगा? उल्टा बनेगा, लेकिन वही उसका नाम हो जाएगा F2, 2F2 और अनंत का अनंत ही रखेगा, ठीक है। और सेम वही है, जैसे अनंत पर अगर किसी को रखेंगे फोकस दूरी तो उसका कहाँ बनेगा? F2 पर। कहाँ बनेगा? F2 पर। F2 आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ बनेगा ना, तो F2 बोले, इसका F2 नाम चेंज हो जाएगा, सिर्फ नाम चेंज होगा, बाकी वही रहेगा। और ये भी हम बताए थे कि अवतल लेंस जो है वो किसके भांति काम करेगा? अवतल लेंस उत्तल दर्पण के भांति काम करेगा, और उत्तल लेंस जो है वो अवतल लेंस के भांति काम करेगा, ठीक। हाँ, अवतल दर्पण के भांति, ठीक है। और सेम वही बनता है और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं, वहां से मतलब नोट से क्लियर हो जाएगा आगे क्या बदला है। चलिए बताइएगा, देखिए फिगर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। कहाँ दिख रहा है? यहाँ से दिख रहा है। ओ, यहाँ से दिख रहा है ना, मतलब जो ऑनलाइन में है वो देखेंगे, ठीक है, PDF में। तो थोड़ी PDF वाला छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी जो समझाएं उसी तरह बना लीजिएगा घर में, कि अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? F2 पर, ठीक है। अनंत पर रखेंगे तो F2 पर, अनंत और F2 के बीच में रखेंगे तो F2 और F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, ठीक है। अच्छा, परे कभी दे देता है, कभी क्या देता है? परे। हाँ, तो जब बोल दे ना कि सेंटर के परे, तो सेंटर से पहले, परे का मतलब हाँ पहले, ठीक है। या फिर फोकस के परे, तो फोकस के पहले। ये भी लैंग्वेज दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? इसका उल्टा ने, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। चलिए, लेंस की क्षमता जब आ गया तो लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है? डायोप्टर में। किसमें मापा जाता है? डायोप्टर में। यही 2 दिन हुआ है, 10 का क्लास, 10 का एग्जाम समाप्त हुआ है, ठीक है, प्री एग्जाम, जिसमें पूछा गया था कि लेंस का क्षमता मीटर में दिया रहे तो फार्मूला क्या होगा? मीटर में दिया रहे तो 1/f, 1/f। अगर सेंटीमीटर में दिया रहे तो 100/f, 100/f, ठीक है। ये सेंटीमीटर में ये चीज, अगर आपका क्वेश्चन में रहेगा 10 सेंटीमीटर का लेंस का क्षमता क्या होगा, तो वहां इसमें बैठाइएगा कि इसमें बैठाना है? सेंटीमीटर बोले। 10 सेंटीमीटर
ठीक है। हाँ, तो नीचे फोकस दूरी वाला लेंस की क्षमता ज्ञात करना, इसमें कि इसमें ज्ञात करना 100/10 100/10, तो इसमें बैठाना है। ठीक है, तो क्लियर है ना ये सब। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अपवर्तनांक देख लिया हम लोग। Yes. हम बोले थे अपवर्तनांक दो तरह का, लेंस में क्या होगा V/U, ठीक है, लेंस में V/U और दर्पण में माइनस V/U -V/। चलिए सूत्र बताइए, दर्पण सूत्र कौन बता सकते हैं? दर्पण 1/V प्लस 1/U बराबर 1/R। वेरी गुड। और लेंस सूत्र 1/V माइनस 1/U बराबर 1/R। सिर्फ माइनस लगा देना। माइनस, हाँ, सिर्फ माइनस लगा देना। 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, ये लेंस सूत्र हुआ। 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, ये दर्पण सूत्र हुआ। बाकी वो चीज हम बताएं अभी, कौन माइनस कौन प्लस लेना है, ठीक है। वो चीज नोट्स अपना घर में बनाइए और उसको कॉलम में अपना चिपका लीजिए जहां पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है वो। ऑप्शन में प्लस माइनस दोनों रहता है, जैसे -10 आंसर आया तो +10 भी रहेगा, -10 भी रहेगा। चलिए अपवर्तनांक का नियम देखें। हाँ सर, अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तीनों तीनों एक ही तरह। अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। किसके अनुसार साइन I बटे साइन R फार्मूला दिया गया था? स्नेल नियम के अनुसार। किसके अनुसार दिया गया था? स्नेल नियम के अनुसार। और ये शिफ्ट शायद दूसरा में पूछा गया था कि स्नेल नियम के अनुसार साइन I बटे साइन R इसका बराबर होता है N2/N1। N2/N1 वहां क्या पूछ दिया एग्जाम में, ये ALP में पूछा गया क्वेश्चन है। वहां पूछ दिया कि N1 अनुपात N2 का मान क्या होगा। N1 अनुपात N2 का मान क्या होगा? सब रट के गया था क्या? साइन I बटे साइन R। तो सब तुरंत हमारा साइन I बटे साइन R, लेकिन इसका आंसर क्या निकल जाएगा? साइन R बटे साइन I। ये वही कर सकता है जो जीनियस है, ठीक है। क्वेश्चन को जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं वही कर सकता है, नहीं तो ये सा गलती हमसे भी होता है कि तुरंत देखें कितना आसान पूछा है, मारो साइन I बटे साइन R, लेकिन वो गलत हो गया ना। जहां 1 नंबर लेना था वहां 1 नंबर दे के आ गए हम लोग। चलिए नेक्स्ट, पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण, ठीक है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई आधी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा दिखता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। पानी में तैरती मछली ऊपर उठी हुई प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना वायुमंडल अपवर्तन के कारण। सुबह शाम में सूर्य का बड़ा दिखना, हाँ, तो अपवर्तन के। देखिए यहाँ दो चीज क्वेश्चन फिर कंफ्यूजन वाला। सुबह शाम में जो सूर्य बड़ा दिखता है वो किसके कारण? अपवर्तन के कारण। लेकिन सूर्य मतलब सुबह और शाम में जो सूर्य लाल दिखता है वो किसके कारण? परिकिरणन के कारण। किसके कारण? परिकिरणन के कारण। सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व अर्थात क्षितिज के नीचे होने पर भी सूर्य का दिखाई देना, हाँ, तो अपवर्तन के कारण, ठीक है। चलिए, सितारों के चमकने का मुख्य कारण किसके कारण होता है सर? अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जो अपवर्तनांक के कारण ही होता है, जो अपवर्तनांक के कारण ही होता है। अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा R/A। A क्या है सर? तो धंसा हुआ प्रतीत, और R-1 कर देंगे तो उठा हुआ प्रतीत हो जाएगा। चलिए आगे देखें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताइएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब भी जाता है तो अभिलंब एक दूसरे से क्या हो जाती है? एक दूसरे की ओर दूर हो जाती है। क्या सर? सघन माध्यम से विरल माध्यम से। कहने का अर्थ है कि यहाँ घनत्व ज्यादा, यहाँ घनत्व कम। जब यहाँ से इसको छोड़े तो ये हल्का पा गया, हल्का पा गया तो अपना देह हाथ क्या करने लगा? तो फैलाने लगा। इसका मतलब वो क्या होगा? उस लाइन से दूर हट जाएगा, उस लाइन से दूर हट जाएगा। लेकिन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और दोनों दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए
अगला बताइएगा, जब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण से बढ़ाया जाता है तो प्रकाश उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाती है, और इसी घटना को क्या कहा जाता है, पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन। तो बताइए हीरे का चमकना किस पर आधारित है, पूर्णांतरिक परावर्तन पर। पूर्णांतरिक परावर्तन पर। इंडोस्कोपी, ये भी पूर्णांतरिक परावर्तन पर। ठीक है। मृग मृच्छिका का बनना, पूर्णांतरिक परावर्तन। और दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर, पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन। तो मृग मृच्छिका बनना जानते हैं, देखे हैं कभी? हाँ हाँ? गर्मी के दिन में हाँ, लगता है पानी पानी जैसा लगता है, बिल्कुल सर। कभी कभी लंबे पीसीसी रोड है ना, उस रोड में भी चलिएगा पैदल ना, तो दिखेगा वहां की पानी। पूरा ढाल है, और ढाल की जगह पूरा पानी जैसा प्रतीत होगा, वही है मृग मृच्छिका बनना। ये राजस्थान इस तरफ मतलब उधर एरिया में ज्यादा बनता है, ठीक है। कांच के चटक जाने पर इनकी दीवारों का चमकीला दिखाई देना, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मृग मृच्छिका बनने में कौन सहायक कारक है, सहायक कारक कौन है, अपवर्तन। कौन है, अपवर्तन। मृग मृच्छिका बनने में सहायक कारक कौन है, अपवर्तन। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका मुख्य कारक है। मुख्य कारक क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेकिन इसका सहायक कारक अपवर्तन। चलिए बहुत अच्छा। तो प्रिज्म का बताइएगा अपवर्तनांक कितना है, हाँ? प्रिज्म का 1.65, वेरी गुड, 1.65। हीरा का 2.42। कांच का हो जाएगा 1.5। 1.5। जल का अपवर्तनांक जल का 1.33। 1.33 जल का हो गया 1.33, कांच का हो गया 1.5, हीरा का हो गया 2.42, और प्रिज्म का हो गया 1.65। चलिए वर्ण विक्षेपण, ठीक है। वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता तो वह कितने रंगों में विभक्त, कितने विभक्त में, 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। और वो 7 रंग क्या है, वे यानी हापी नाला, वे यानी हापी नाला। वे फोर बैंगनी, आ फोर आसमानी, नी फोर नीला, हा फोर हरा, पी फोर पीला, ना फोर नारंगी, ला फोर लाल, ठीक है। ये क्वेश्चन कल का ही सेट में था, जब हम मार रहे थे सेट, तो वहां क्वेश्चन था कि प्रिज्म के दोनों कोनों पर कौन सा रंग होता है, दोनों कोनों पर, हाँ, नीला और लाल। दोनों कोनों पर होता है बैंगनी और लाल। वेरी गुड, यहाँ से पकड़े हम लोग कि बैंगनी और लाल, क्योंकि क्या बताया सर, वे यानी हापी नाला, इधर से स्टार्ट कहाँ की है, बैंगनी से, और इधर से स्टार्ट कहाँ की, लाल। तो लाल और बैंगनी, तो दोनों कोनों में कौन आया, बैंगनी और लाल। देख रहे क्वेश्चन कैसा बना रहा है सेटर। तो इस तरह का दिमाग खुद लगाना पड़ेगा सर, वो आएंगे, वो भी है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, आइए। जिसमें बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होने के कारण आधार की ओर होता है, ठीक है। अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका, बैंगनी रंग का। किसका होगा, बैंगनी रंग का, इसीलिए वो किधर होता है, आधार की ओर। और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम, इसलिए वो कहाँ रहता है, शीर्ष की ओर, ठीक है। अब देखते हैं सफेद प्रकाश के सभी रंगों का समान, ठीक है। तो हम बताए थे कि वे यानी हापी नाला, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, बढ़ेगा। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का। और बाद बाकी क्या होगा, उसका घटेगा, सब कुछ घटेगा। जैसे अपवर्तनांक कम होगा, आवृत्ति कम होगा, विचलन कम होगा, प्रकीर्णन कम होगा, किसका, हाँ, लाल रंग का, ठीक है। रंग का, लाल रंग का, जो ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये सब कम होगा। सिर्फ तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, बाद बाकी सारा कम होगा, ठीक है। कब, जब नीचे से ऊपर जा रहे, वे यानी हापी नाला, इस तरह सजाएं तो, ठीक है। चलिए अब बताइएगा इंद्रधनुष का बनना, ठीक है। तो कितने प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं, कौन कौन, प्रथम और द्वितीय। बताइएगा इंद्रधनुष कब बनता है, इंद्रधनुष पानी पड़ने के बाद।
बरसात के मौसम में हाँ, बरसात होने के कुछ बाद, ठीक है। और सूर्य के किधर बनता है? सूर्य के ऑपोजिट, जस्ट विपरीत, सूर्य के जस्ट विपरीत में बनता है इंद्रधनुष, ठीक है। ये 2 पॉइंट हम लोग याद कर लिए। अगला, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वेरी गुड। क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा, ठीक है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जबकि परावर्तन और अपवर्तन इसके सहायक कारक है, इसके सहायक कारक है। क्या पूछेगा क्वेश्चन? पूछेगा कि इंद्रधनुष बनने में सहायक कारक कौन है? अपवर्तन तथा परावर्तन, अपवर्तन तथा परावर्तन। लेकिन मुख्य कारक कौन है? वर्ण विक्षेपण। वहीं हम लोग देखे क्या, मृच्छिका बनने में सहायक कारक कौन था? अपवर्तन। और मुख्य कारक कौन था? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बैठा लीजिए दिमाग में सब। यस सर। अब हम लोग देखते हैं दोनों प्रकार के इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष, जब जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश दो बार अपवर्तन, दो बार अपवर्तन, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 2 बार अपवर्तन, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो कौन सा धनुष बनेगा? प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। कौन सा इंद्रधनुष बनेगा? प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा, ठीक है। और इस क्रम में जब प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की ओर कौन सा कलर होगा और बाहर की ओर कौन सा कलर होगा? अंदर, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की ओर कौन सा? अंदर की ओर बैंगनी, ठीक है। अंदर की ओर बैंगनी और बाहर की ओर लाल। ये मान लीजिए कलर बैंगनी नहीं है, लेकिन लाल तो क्लियर कर सकते हैं, हाँ। ठीक है ना। ये कहाँ? बाहर की ओर, और ये अंदर की ओर, ठीक ना। ये कैसा? प्राथमिक इंद्रधनुष, ठीक ना। वही द्वितीय में क्या हो जाएगा सर? यहाँ हो जाएगा बैंगनी और यहाँ हो जाएगा लाल। ये किसमें? द्वितीय श्रेणी, द्वितीय इंद्रधनुष में, ठीक है। चलिए अब बताइएगा आप लोग, तो बैंगनी अंदर और अंदर की ओर, लाल रंग बाहर की ओर, किस इंद्रधनुष में होता है? प्रथम इंद्रधनुष में। बताइएगा सबसे चमकीला कौन सा इंद्रधनुष होता है? प्रथम इंद्रधनुष, ठीक है। द्वितीय की अपेक्षा प्रथम इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है। तो प्रथम इंद्रधनुष को देखने के लिए कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए हमारे आंखों में? 42 डिग्री का। और द्वितीय इंद्रधनुष को 55 डिग्री का। वेरी गुड। 2 बार अपवर्तन, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस इंद्रधनुष में? प्रथम इंद्रधनुष में। वही द्वितीय में 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीनों क्लियर हो गया? चलिए, बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। बैंड वर्णक्रम जिसको कहते हैं, स्पेक्ट्रम में किस गैस द्वारा उत्पन्न होता है? किस गैस द्वारा? Hg को क्या कहते हैं? पारा, मरकरी, ठीक है। चलिए, रंग। अब हम लोग देखते हैं रंग क्या है सर? प्राथमिक रंग कौन कौन है? प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? बताइए। लाल, नीला और हरा। लाल, नीला, हरा। लाल, नीला और हरा। प्राथमिक रंग ये तीन, ठीक है। यहाँ क्या हो गया? लाल, एकदम क्लॉकवाइज घुमाना है। लाल, नीला और हरा, ठीक है। अब यहाँ ट्रिक बैठेगा, ये पहले जानिएगा तभी ना। तो प्राथमिक रंग कौन कौन? लाल, नीला, हरा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कुछ रंगों को, जैसे ला में नीला पीकॉक को हरा पिला दो, ये ट्रिक था, ठीक ना। तो यहाँ ला में फॉर मैजेंटा, ठीक है। पीकॉक, ठीक है। पीकॉक नीला होगा, हाँ, पीकॉक नीला। और यहाँ पीला। सर ये कैसे होगा? जब, अब ये इसको बना लीजिएगा, ठीक है। जब ये दोनों को मिलाएंगे, लाल और हरा को, तो क्या निर्माण होगा? पीला। लाल और नीला मिलाएंगे तो क्या निर्माण होगा? मैजेंटा। नीला और हरा मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? नीला। पीकॉक नीला। और सर ये कब प्राप्त होगा? ये नहीं, हाँ, जब पीला और नीला को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफेद। हरा और मैजेंटा को मिलाएंगे तो सफेद। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, एक एक करके रिवीजन है। परावर्तन किसे कहते हैं बता दीजिएगा। परावर्तन सर, टकरा कर उसी माध्यम में लौटना, टकरा कर उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन। अपवर्तन
कोई भी वस्तु थोड़ा उभरी हुई दिखे, ठीक है, उभरी हुई दिखे, जैसे छड़ी पानी में क्या होता है, उभरी हुई दिखती है। ठीक है। प्रकीर्णन, प्रकाश का क्षय होना, ठीक है, प्रकाश का क्षय होना जैसे क्या, विचलित हो जाना। खतरे में लाल रंग का प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि उसका परिकीर्णन कम है, परिकीर्णन कम है। तरंगदैर्घ्य अधिक है, परिकीर्णन कम है। बोले तो कि तरंगदैर्घ्य अधिक है, बाकी बाद बाकी जो है सब कम है, तो परिकीर्णन कम है तो कम क्षय होता है, इसलिए हमें दूर से दिखाई लाल रंग दे देता है, लेकिन बैंगनी कलर नहीं दिखता है, क्योंकि परिकीर्णन सबसे ज्यादा किस में, बैंगनी कलर में। कोई दिक्कत नहीं सर। विवर्तन किसे कहते हैं सर, विवर्तन, विवर्तन विवर्तन आपका हो जाएगा। ये क्या है कि एक दूसरे से टकराकर, हाँ, टकराकर किसी, अलग जैसे मार्ग- यहाँ से टकराकर वहां खाली मिला, वहां से निकल गया, तो वो क्या कहलाया, विवर्तन। तरंग की उसकी छाया में प्रवेश करना या छोटे अवरोधक के किनारे से टकराकर प्रवेश करना, उसे क्या कहते हैं, विवर्तन। विवर्तन। और विवर्तन किसमें पॉसिबल है, विवर्तन प्रकाश में। विवर्तन किसमें पॉसिबल है, ध्वनि में। विवर्तन किसमें पॉसिबल है, तो सिर्फ ध्वनि में ही पॉसिबल है, और वही ध्रुवन किसमें पॉसिबल है, तो प्रकाश में, वो ध्वनि में पॉसिबल नहीं है। तो ध्रुवन क्या है सर, किसी खास दिशा में, किसी खास दिशा में भेजना, किसी खास दिशा में सिर्फ प्रकाश को ही भेज सकते हैं, ध्वनि को नहीं भेज सकते। व्यक्तिकरण क्या है सर, व्यक्तिकरण है कि तरंग का प्रकाश कहीं महत्तम कहीं न्यूनतम हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिकरण। सब क्लियर हो गया रिवीजन। चलिए अब बताते हैं नेत्र के बारे में। नेत्र के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, कॉर्निया। कॉर्निया। नेत्र के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। दान देने में प्रयोग किए जाने वाला एक आंख का कौन सा भाग, कॉर्निया। कॉर्निया। कौन सा भाग है, कॉर्निया। यहाँ पर प्रकाश का सर्वाधिक अपवर्तन होता है, कहाँ पर, तो कॉर्निया में। कॉर्निया में। चलिए बहुत अच्छा। रंगों, आंख का रंग जो निर्भर करता है किस पर करता है, तारिका पर। आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है, आइरिस पर, उसी को कहा जाता है हिंदी में परितारिका, ठीक है। इस सब दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि हम बोले कि वहाँ इंग्लिश भी दे सकता है, हिंदी भी दे सकता है, ठीक है, कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। नहीं सर। तो बोल नहीं सकता है कि हम संतोष पागल ना है, जो तुम बोल दोगे तो हम कर लेंगे, ठीक ना। तो आइरिस पर निर्भर करता है रंगों का निर्भर, ठीक है। तो आंख का रंग जो होता है कैसा होता है सर, काला भूरा नीले, काला भूरा नीले, और वो आइरिस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो बताइएगा परितारिका का सबसे छोटा छिद्र किसको कहते हैं, पुतली। हाँ पुतली है, सबसे छोटा छिद्र पुतली है, ठीक है, जहां हमारे प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा रेटिना, ठीक है। रेटिना को हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। इसे फोटोग्राफी फिल्म भी कहा जाता है। किसे फोटोग्राफी फिल्म कहा जाता है, रेटिना को। किसे कहा जाता है, रेटिना को, क्योंकि इसी वस्तु पर वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए हमारे आंखों में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, हमारे आंखों में सर। हाँ उत्तल, ठीक है, कौन सा, उत्तल। मस्तिष्क के असमंजन क्षमता के कारण हम वस्तु को सीधा देख पाते हैं, ठीक है। कंट्रोल कौन करता है, मस्तिष्क ही, ठीक है। हम एक चीज बताए थे, आंख और कान को नियंत्रित कौन करता है, कौन सा, मस्तिष्क का कौन सा भाग, मस्तिष्क का कौन सा भाग आंख और कान को नियंत्रित करता है, कि कौन चीज देखना चाहिए, क्या चीज नहीं देखना चाहिए, तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा। तो वो है मध्य भाग। कौन था, मध्य भाग का काम सिर्फ यही है, आंख और कान को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, ठीक है। सब भूल गए क्या सर, रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए एकदम पूरा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। अब हम लोग आते हैं निकट दृष्टि दोष। मानव नेत्र में दृष्टि दोष का प्रकार, निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में बोलिए, मायोपिया। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, मायोपिया निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किससे होता है सर, निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखाई, दूर की वस्तु नहीं दिखता है। हाँ दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है और निकट की वस्तु को देख लेता है, उसे निकट दृष्टि दोष हुआ है, ठीक है। कारण क्या है कि मोटाई बढ़ने से फोकस दूरी कम हो जाती है, घट जाती है। फोकस दूरी घट गया, इसका मतलब फोकस कहाँ है, आगे, तो आगे वाला देख पाएगा क्या, नहीं सर। फोकस दूरी घट गया मतलब नजदीक वाला ही देख पाएगा, उसका फोकस आगे आप
नहीं करेगा। तो मोटाई बढ़ने से फोकस दूरी घट जाना, निकट दृष्टि दोष। मोटाई बढ़ने से अब नहीं पूछेगा कि क्या होगा उसमें, डायरेक्ट पूछेगा कि इसमें क्या कारण से होता है। ठीक है, तो मोटाई बढ़ने के कारण फोकस दूरी कम हो जाता है, जिससे वो कौन सा बीमारी से प्रेरित हो जाता है, तो निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा अवतल लेंस, हाँ कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो अवतल लेंस का प्रयोग। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। अब निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है, तो मायोपिया। चलिए अवतल लेंस को और क्या कहा जाता है बता सकते हैं? अवतल लेंस को अभिसारी लेंस। अपसारी चेंज हो गया अच्छा सर, अभिसारी, अभिसारी अवतल दर्पण, अपसारी उत्तल दर्पण। जैसे अवतल दर्पण आ गए तो अप को ले लिया ई और अभी को दे दिया उसको, क्योंकि हम बताए थे कि अवतल लेंस जो है वो उत्तल दर्पण के भांति कार्य करेगा और उत्तल लेंस जो है वो अवतल दर्पण के भांति कार्य करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत अब नहीं, इसलिए अब इसे अपसारी लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कहेंगे। अपसारी लेंस कहेंगे, अभिसारी नहीं कहेंगे। ठीक, घर में थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा कि नजदीक की वस्तु को ही नहीं देख पाएगा, दूर की वस्तु को देख पाएगा। और इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस, इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस। यहाँ बताइएगा आप अभिसारी। अभिसारी, तो इसमें डरने की क्या बात है, अभिसारी। ठीक है, दूसरा हो जाता है। पहले ये अवतल दर्पण याद रखें, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी। उत्तल दर्पण को अपसारी। अब जैसे लेंस में आएंगे ना तो उल्टा बोलना है। क्या बोलना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी, अवतल लेंस को अपसारी। चलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, जरा दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस कौन सा लेंस का प्रयोग? द्विफॉक्सी लेंस। द्विफॉक्सी लेंस का कहने का अर्थ है जिसमें अवतल और उत्तल दोनों हो, अवतल और उत्तल दोनों। तो चश्मा के ऊपर में अवतल, नीचे में उत्तल, क्योंकि हम आंख अगर सीधा करेंगे तो दूर की वस्तु को देखेंगे और नीचे करेंगे तो नजदीक की वस्तु को देखेंगे। दिमाग में बैठाना क्या है ये सब क्वेश्चन, कोई सब तो ऐसे प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन होता है ना। और जब तक सरकार ऑप्शन दे रही है, जब तक सरकार ऑप्शन दे रही है तब तक ऑप्शन से खेलने का सीखिए। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आसान रहेगा बनाने में। ठीक है, अगर आप कंफ्यूजन है तो ऑप्शन क्लियर कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मोतियाबिंद। वो मोतियाबिंद देखते हैं ये कैसे होता है कि ये उम्र के साथ बढ़ने के कारण होता है। तो इसको उपचार बता दीजिए सिर्फ। मोतियाबिंद का उपचार ऑपरेशन। क्या होता है सर, इसमें एक अपारदर्शी झिल्ली जम जाता है। झिल्ली जम जाने के कारण क्या होता है, मोतिया मतलब धुंधला दिखाई देता है। इसे भी आंख में अगर हम लोग का कुछ गंदा रहता है तो धुंधला दिखाई देता है ना, तो वही चीज उसका लेंस में ही वहां परत जम जाता है, जिसके कारण ये वाला है मोतियाबिंद। वाह, मोतियाबिंद हो गया। अब तब क्या कहना होगा कि उम्र घटने के साथ साथ हो रहे हैं क्या? कोई बात ही नहीं होगा पहली, लेकिन हम पहला किस सुने सर ये। चलिए एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, जिसको कहते हैं वर्णनता। ठीक है, ये किसके कारण होता है सर? ये जेनेटिक है और इसका उपचार नहीं है, असंभव है, इसका उपचार है ही नहीं। बेलनाकार लेंस का उपचार किस बीमारी के लिए किया जाता है? बेलनाकार अबिंदुकता, क्या कहते हैं? अबिंदुकता। ठीक है, ऑस्टियोमाइसिस को जाता है। चलिए हो गया ये। हाँ, एक बार रिवीजन कर ले क्या। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग? निकट में अवतल लेंस, दूरदृष्टि में उत्तल लेंस, जरा दूरदृष्टि में मोतियाबिंद में हो जाएगा ऑपरेशन। और अबिंदुकता में कौन सा? बेलनाकार। खत्म। परिकिरणन किसे कहते हैं? परिकिरणन जिसमें प्रकाश का छाय हो, जिसमें प्रकाश का छाय हो। वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, कुहासा, धुंध के कारण
प्रकाश का क्षय हो जाना ही क्या कहलाता है? परिकिरणन। सबसे अधिक परिकिरणन किस रंग में? बेयानी हापी नाला में सबसे अधिक परिकिरणन किस रंग में? बैंगनी में। सबसे कम? लाल। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक? सबसे ज्यादा लाल का, लाल का। सबसे कम? बैंगनी का। बैंगनी का। चलिए, किसके अनुसार प्रकाश के जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका परिकिरणन कम होगा? क्या बोले सर क्वेश्चन? किसके अनुसार प्रकाश के जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका परिकिरणन कम होगा? रेले के अनुसार। किसके अनुसार? रेले के अनुसार। कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है। रेले के अनुसार प्रकाश के जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका परिकिरणन कम होगा। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का, सबसे कम बैंगनी रंग का। चलिए, खतरे में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का। उगता हुआ सूरज या डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है, किसके कारण? परिकिरणन के कारण। टिंडल प्रभाव किसके कारण, किससे संबंधित है? टिंडल प्रभाव परिकिरणन के कारण। हाँ, परिकिरणन से ही संबंधित है, ठीक है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सीवी रमन को 1930 में। कब मिला था? 1930 में। किसके कारण? तो परिकिरणन प्रभाव के कारण। प्रकाश के परिकिरणन प्रभाव के अध्ययन के लिए उसको 1930 में क्या दिया था? नोबेल पुरस्कार। वही आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया था? किसके कारण? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, ठीक है। सीवी रमन का जन्मदिन नहीं, सीवी रमन का जन्मदिन है। क्या है कि रमन प्रभाव, परिकिरणन प्रभाव रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है, जिसे उत्कृष्ट इसी के खोज के लिए 28 फरवरी 1928 को अच्छा मनाने का घोषणा किया था ना। तो किसके लिए मनाया गया था? तो देखिए, रमन प्रभाव जो है ना, हाँ, उसी का खोज किया था 28 फरवरी को, और उसी दिन से विज्ञान दिवस मनाने का स्टार्ट कर दिया। अच्छा, भारत रत्न सीवी रमन को कब दिया गया था? भारत रत्न अभी तक देखे हम लोग नोबेल पुरस्कार। भारत रत्न कब दिया था सीवी रमन को? 1954 में। 3 व्यक्ति, कौन कौन? राधा कृष्णन, हाँ, सीवी रमन और एक और राजगोपालाचारी। राजगोपाल। विवर्तन किसे कहते हैं? विवर्तन। टकरा कर प्रकाश की उसकी छाया में प्रवेश करना, उसी को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं, ठीक है। ध्रुवन सारा बता दिए, ध्रुवन का भी सारा। तो चलिए बताइए, होलोग्राम या होलोग्राफी किस पर आधारित है? ध्रुवन पर। किस पर है? ध्रुवन। सारा थ्योरी हम स्टार्टिंग में बता दिए, ध्रुवन क्या है नहीं है, ठीक है। और ध्रुवन किस में पॉसिबल है? तो प्रकाश में। चलिए, अगर पूछा जाए अनुदैर्घ्य की अनुप्रस्थ में, तो ध्रुवन किसमें है? अनुप्रस्थ, क्योंकि प्रकाश एक क्या? अनुप्रस्थ रंग है, और ध्वनि एक क्या है? अनुदैर्घ्य रंग है। पानी के बुलबुले में का सूर्य के प्रकाश कभी कभी चमकना, किसके कारण? व्यक्तिकरण के कारण। किसके कारण? व्यक्तिकरण के कारण। यहाँ एक क्वेश्चन था, बताइएगा कि जो वो साबुन के पानी के जो बुलबुले होते हैं वो अवतल लेंस के भांति दिखते हैं, लेकिन कार्य किसके भांति करते हैं? वो उत्तल लेंस के भांति अवतल लेंस के करता है। उत्तल लेंस के भांति अवतल लेंस की तरह कार्य करते हैं। वही क्वेश्चन खोज रहे थे, मिलेगा ही आगे, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है। दोनों में आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसका सूत्र दिया हुआ है L/F0 इंटू 1 + D/Fe, ठीक है। इसी से निकलेगा, बढ़ाते रहिए। खगोलीय नेत्रिक लेंस का फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। कहाँ घटती है? तो वो चीज दिमाग में बैठा लीजिए। खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ने से आवर्धन क्षमता घट जाती है। खगोलीय, ठीक है। खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अगर अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ा देंगे तो आवर्धन क्षमता घट जाएगी, ठीक है। लेकिन वही खगोलीय नेत्रिक लेंस में फोकस दूरी बढ़ा देने पर आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। चलिए, हो गया क्लियर, बस लास्ट पॉइंट बचा है।
ऑप्टिकल फाइबर किस पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर पूर्णांतरिक परावर्तन पर, पूर्णांतरिक परावर्तन पर। जो अपना क्या बोलते हैं, प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो अपना प्रकाश, हाँ, दीप्त, प्रदीप्त कह सकते हैं या दीप्त कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अपना नहीं करे उसे अप्रदीप्त या अदीप्त कह सकते हैं, ठीक है। तो बताइएगा, सूर्य प्रदीप्त कि अप्रदीप्त? प्रदीप्त, ठीक है। चंद्रमा, ये पूछा गया क्वेश्चन था सेट में, ठीक है। चंद्रमा क्या है? एक अप्रदीप्त, सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। जुगनू प्रदीप्त, ठीक है। चलिए, हो गया जहां तक। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कापानी, ठीक है। नरेंद्र कापानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कापानी है। सूर्य के किरणों की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ऑप्टिकल फाइबर, सूर्य के किरणों की तीव्रता, हाँ। ऑप्टिकल फाइबर क्या है कि बिना ऊर्जा ह्रास किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो पहुंचाता है, ठीक है। क्या होगा? एक्टियोमीटर। क्या होगा? एक्टियोमीटर। सूर्य के किरणों की तीव्रता को मापने के लिए एक्टियोमीटर, सूर्य के विकिरण को मापने के लिए पायरोमीटर, तो उसका तापमान नहीं मापते हम लोग। चलिए नेक्स्ट, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस जैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करता है, लेकिन दिखेगा किसके लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह दिखेगा। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जॉनसन ने। किसने किया था? जॉनसन ने। किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? ताप पर। वेरी गुड। किस पर करता है? ताप पर। नीला प्रकाश तारे का सबसे अधिक ताप प्रदर्शित करता है और इसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए अगला बताइए, फोटोग्राफी फिल्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी फिल्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? अभी तीनों बताए थे हम। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, सिल्वर नाइट्रेट दर्पण के पीछे, ठीक है। बहुत अच्छा। हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? हाँ सर, जिसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसाल्फेट। क्या है? सोडियम थायोसाल्फेट। चलिए एक बार घर में अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। करंट और तो आज करंट का क्लास नहीं हो पाएगा दोस्तों, तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सर।